गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ग्रिप अरीना पावर्ड बाय ज्ञान अखाड़ा में। सेकेंड चैप्टर यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग जो है पढ़ रहे थे, और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप लोगों को पता होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनेरा किंगडम को कंप्लीट कर दिया था। आज से हम लोग एक नए किंगडम को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा हमारा प्रोटिस्टा किंगडम। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने पीछे पढ़ाया इस चैप्टर में कि 1969 में R.H. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो 5 किंगडम्स बनाए थे, उन 5 किंगडम्स के नाम क्या थे? सबसे पहले था मोनेरा किंगडम, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, उसके बाद प्लांटेई एंड फाइनली एनिमेलिया किंगडम। ये 5 किंगडम्स थे, ठीक है। इनमें से हम लोगों ने मोनेरा किंगडम के बारे में डिस्कशन किया है। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोग मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे। आज से हम लोगों का एक नया टॉपिक या नया किंगडम कह सकते हुए स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है हम लोगों के प्रोटिस्टा किंगडम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। प्रोटिस्टा किंगडम, इसके बारे में हम लोग आज से पढ़ना शुरू करते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा किंगडम। सबसे पहले हम लोग इसमें समझते ये हैं प्रोटिस्टा किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चों आपको याद होगा कि मोनेरा किंगडम में हम लोग जो है वो प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करते थे। जितने भी प्रोकैरियोट्स इस अर्थ पे होते हैं, सभी तरह के प्रोकैरियोट्स को हम लोगों ने मोनेरा किंगडम के अंदर रखा था। ऐसे ही प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोग रखेंगे सबसे पहले यूकैरियोट्स को। यानी बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो यूकैरियोट्स का सबसे पहला किंगडम है। यानी यूकैरियोट्स तो प्रोटिस्टा के अलावा फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, इन सभी किंगडम्स में आते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स का सबसे पहला किंगडम है वो है प्रोटिस्टा किंगडम। तो यूकैरियोट्स का ये सबसे पहला किंगडम है। यूकैरियोट्स में भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको इस किंगडम के अंदर रखा जाता है। जैसे हम सब जानते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जो भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स इसी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोटिस्टा किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है कौन सा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सभी इसी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम सब इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखते हैं। अगर हम इस किंगडम के फीचर्स की बात करें, यानी इस किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो फीचर्स में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर तो यही कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स आते हैं इस किंगडम के अंदर। जितने भी यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं वो सब इस किंगडम में आते हैं। एक फीचर हम लोग इस किंगडम में ये कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म इस किंगडम से बिलोंग करेंगे उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो इस किंगडम के फीचर्स में एक फीचर तो हो गया कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। दूसरे फीचर में हम ये बोल सकते हैं कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसका ये मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो। यानी कोई ऐसा ऑर्गेनेल जिसके अराउंड कोई ना कोई मेम्ब्रेन हो, सिंगल या डबल मेम्ब्रेन हो। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या गोल्जी बॉडी कह सकते हैं, या मान लो लाइसोसोम कह सकते हैं, वैक्यूल है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स में पाया जाता है। पीछे आप सभी को याद होगा कि मोनेरा किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनेरा किंगडम में तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया था। दूसरा चीज कि मोनेरा किंगडम के मेंबर्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट था। यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ईआर, ये सभी चीजें प्रेजेंट होंगी। उसके बाद हम एक फीचर ये भी जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि इस किंगडम के जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स में गैमिट फॉर्मेशन होगा, गैमिट फ्यूज भी करेगा और जाइगोट बनेगा। याद होगा आप सभी को कि मोनेरा किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरियाज में गैमिट्स नहीं बनते थे, गैमिट्स फ्यूज नहीं करते थे, जाइगोट नहीं बनता था। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इनमें गैमिट्स फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करता है। तो हम एक फीचर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ इस किंगडम के मेंबर्स में गैमिट्स जो हैं, गैमिट, गैमिट का फ्यूजन होता है।
इस किंगडम के मेंबर्स में गैमिट फ्यूजन एंड जाइगोट भी बनता है, गैमिट फ्यूज करके प्रॉपर जाइगोट बन जाता है इस किंगडम के मेंबर्स में, ये भी एक फीचर है। और भी फीचर एक हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि इस किंगडम के ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेंबर्स हैं, वो एक्वेटिक होते हैं, यानी मोस्टली मेंबर्स इस किंगडम के कैसे होते हैं, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले। तो ये हमारा प्रोटिस्टा किंगडम था। एक बार फिर से समझते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था, उसमें दूसरे नंबर का किंगडम था हमारा प्रोटिस्टा किंगडम। मोनेरा किंगडम पहले नंबर पर था और उस मोनेरा किंगडम में हम सभी ने प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया था। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उन सभी को हम सब मोनेरा किंगडम के अंदर रखे थे। लेकिन जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उन यूकैरियोट्स को 4 किंगडम्स में रखा जाता है। प्रोटिस्टा किंगडम में भी यूकैरियोट्स आते हैं बच्चों, फंजाई किंगडम में भी, प्लांटेई में भी एंड एनिमेलिया किंगडम में भी, यानी चारों किंगडम में यूकैरियोट्स आते हैं। तो यूकैरियोट्स का जो सबसे पहला किंगडम होगा वो होगा हमारा प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स के लिए सबसे पहला किंगडम। यानी यूकैरियोट्स हो ऑर्गेनिज्म और साथ में यूनिसेलुलर भी हो। तो अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है तो उसे हम प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहला और मेन फीचर तो इस किंगडम का यही है कि सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम सब किस किंगडम के अंदर रखते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा किंगडम में। इस किंगडम के फीचर्स में हम लोग कह सकते हैं कि इस किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनेल जिसके अराउंड मेम्ब्रेन हो। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होता है, ये सभी चीजें इस प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के पास होगा, जबकि मोनेरा किंगडम में ये सभी चीजें नहीं थी। तीसरा हम कहेंगे कि गैमिट बनता है और गैमिट फ्यूज करके जाइगोट भी बनाता है इस प्रोटिस्टा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में आप सभी को याद होगा कि गैमिट्स नहीं बनता था, गैमिट्स फ्यूज नहीं करते थे, जाइगोट नहीं बनता था। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम में गैमिट बनता है, वो गैमिट फ्यूज करके प्रॉपर एक जाइगोट भी फॉर्म कर लेता है। इस किंगडम के मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये इतना फीचर्स हो गया इसके बारे में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया है साफ साफ कि प्रोटिस्टा किंगडम में, यानी देखो कुछ ऑथर या कुछ साइंटिस्ट या कुछ टीचर्स के लिए जो एग्जाम्पल प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हो सकता है, दूसरे ऑथर या साइंटिस्ट या टीचर्स के लिए वही सेम एग्जाम्पल किसी और किंगडम के अंदर भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास के बारे में समझते हैं। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास ऐसे तो ग्रीन एल्गी हैं, बट अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर इन दोनों को ना प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया है, इसी प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। तो क्लियरली यहां पर समझना है स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, कुछ साइंटिस्ट या ऑथर या कुछ टीचर्स के लिए जो एग्जाम्पल प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हो सकता है, दूसरे साइंटिस्ट या दूसरे टीचर्स या दूसरे ऑथर्स के लिए वही सब एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी दूसरे किंगडम में हो, प्लांट किंगडम में हो या अदर किसी किंगडम में हो। ये प्रॉपर पॉसिबल है। जैसे कि क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास का केस बच्चों याद रखना कि वैसे तो ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, बट आर.एच. विटेकर ने इन दोनों को एल्गी के अंदर न रख के इसी प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। तो अगर पूछा जाए ना कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये सब जो है अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो बच्चों हम कहेंगे प्रोटिस्टा किंगडम। ये कुछ बेसिक फीचर्स थे प्रोटिस्टा किंगडम के। अब अगर हम आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा किंगडम को टोटली बच्चों 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। प्रोटिस्टा किंगडम को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, 5। तो हम लोग अब नेक्स्ट समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम, ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसको कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। तो इन प्रोटिस्टा किंगडम को स्टूडेंट्स 5 ग्रुप में टोटल डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं ना, 5 ग्रुप तो कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम को पहले हम 3 ही ग्रुप में बांटते हैं, फिर आगे 5 ग्रुप कर लेंगे। देखो यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम को हम लोग 5 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, और वो 5 ग्रुप कौन कौन से होंगे समझना है ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप का नाम दे देंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा नाम से इतना समझ आ गया होगा कि इस ग्रुप में हम लोग ऐसे प्रोटिस्टा को रख देंगे जो फोटोसिंथेसिस वगैरह कर लेंगे। इसमें हम सब रख देंगे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, जो सेप्रोफाइट्स होंगे उसको रख दिया जाएगा इस वाले ग्रुप में, सेप्रोफाइटिक
प्रोटिस्टा। उसके बाद आखिरी ग्रुप में स्टूडेंट्स हम सब रखेंगे पैरासाइटिक एंड होलोजोइक प्रोटिस्टा। जो भी पैरासाइटिक या होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले प्रोटिस्टा होंगे उनको इस वाले ग्रुप में। तो देखो प्रोटिस्टा किंगडम को हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। अब ध्यान रखना है कि इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर में हम लोग 3 ग्रुप्स को रख सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा क्राइसोफाइट्स, एक ग्रुप हमारा आएगा डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, एंड एक ग्रुप होता है यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोइड्स। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में तो ये 3 ग्रुप अकेला आ गया। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा में एक ही ग्रुप आता है जिसको हम सब कह सकते हैं स्लाइम माउल्ड। क्या बोलेंगे? स्लाइम माउल्ड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और पैरासाइटिक प्रोटिस्टा में भी या होलोजोइक प्रोटिस्टा में एक ग्रुप आएगा जिसको हम सब प्रोटोजोआ कहेंगे। तो अगर गौर से आप सब देखो तो इस पूरे प्रोटिस्टा किंगडम को हमने 5 ग्रुप में बांटा है। तो प्रोटिस्टा किंगडम को बच्चों कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है? 5 ग्रुप में। क्या नाम है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोजोआ। तो इस तरह से हम सब प्रोटिस्टा किंगडम को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इनमें से इन तीनों ग्रुप्स के जो प्रोटिस्टा है उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इन तीनों को उठाकर हमने एक कॉमन ग्रुप में रखा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, इसलिए सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा बोला गया। और प्रोटोजोआ जो होते हैं बच्चों उनमें से कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है तो कुछ पैरासाइटिक, इसीलिए इसको हम लोग एक अलग ग्रुप में रखे हैं। तो टोटल अगर कहा जाए तो प्रोटिस्टा किंगडम को हमने कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है स्टूडेंट्स? 5, 3, एक यहाँ 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो प्रोटिस्टा है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम है इसे हम सब मोनेरा किंगडम और बाकी के सभी किंगडम्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अब इस कनेक्टिंग लिंक का क्या मतलब है समझते हैं। देखो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है स्टूडेंट्स, इस प्रोटिस्टा किंगडम को लिंक कहा जाता है। लिंक किसके किसके बीच का? तो प्रोटिस्टा किंगडम को हम सब मोनेरा और बाकी के जो किंगडम्स हैं जैसे फंजाई किंगडम है, और कौन सा है? प्लांटेई किंगडम है, या सिंपली प्लांट किंगडम कहो। और कौन सा किंगडम है? एनिमेलिया किंगडम है, या सिंपली एनिमल किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम को बच्चों मोनेरा और इन बाकी के सभी किंगडम्स के बीच का क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक, या सीधे लिंक कहो, लिंक कहा जाता है। मोनेरा और इस तीनों किंगडम के बीच का लिंक कहते हैं किसे? तो प्रोटिस्टा को। क्यों कहते हैं लिंक? रीजन समझते हैं अभी। देखो ये लिंक है, लिंक है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम को जो है वो मोनेरा और बाकी के सभी किंगडम्स के बीच का लिंक बोलते हैं। लिंक क्यों बोलते हैं? रीजन समझते हैं। देखो प्रोटिस्टा किंगडम में मोनेरा किंगडम में आप सभी को याद होगा मोनेरा किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते थे? यूनिसेलुलर। पीछे हम लोगों ने मोनेरा किंगडम पढ़ा तो सभी को याद होना चाहिए आप सभी लोगों को कि मोनेरा किंगडम में सभी तरह के प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करते थे। और प्रोकैरियोट्स कैसे होते थे? यूनिसेलुलर। तो इस प्रोटिस्टा किंगडम में भी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग रखते हैं। पिछले स्लाइड में हमने बताया है। प्रोटिस्टा किंगडम में भी देखो ना ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया? यूनिसेलुलर। तो मोनेरा किंगडम में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता था और साथ में प्रोटिस्टा किंगडम में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है। बस डिफरेंस इतना है स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस इतना है कि इधर मोनेरा किंगडम में जो यूनिसेलुलर होता था वो होता था प्रोकैरियोट्स, इसमें यूकैरियोट्स आएगा। चलो एक और चीज देखते हैं, इस प्रोटिस्टा किंगडम में हम सब रखते हैं यूकैरियोट्स को। किसको रखते हैं बच्चों? यूकैरियोट्स, यानी जिसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको। तो इन 3 किंगडम्स में फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन 3 किंगडम में भी तो हम सब यूकैरियोट्स को रखते हैं। याद होगा आप सभी लोगों को। तो मतलब कि यूकैरियोट्स को 2 जगह पर रखा गया, यानी चारों किंगडम में हम सब रखते हैं। ये हो गया। इसलिए क्या हम लोग लिंक कह सकते हैं इस प्रोटिस्टा को? लिंक कह सकते हैं मोनेरा और बाकी के सभी किंगडम के बीच का। ये बात समझ में आया कि सबसे पहले यहां पर हम लोग डिस्कस किए कि प्रोटिस्टा किंगडम को हमने 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। ये 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोआ। अभी हम इन पांचों ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ये 5 ग्रुप्स में बांटा गया है प्रोटिस्टा किंगडम को। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस प्रोटिस्टा किंगडम को मोनेरा
और फिर बाकी के तीनों किंगडम्स के बीच का लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक। इस तरह से लिख सकते हो कि मोनेरा और बाकी तीनों किंगडम के बीच में आने वाला ये लिंक है प्रोटिस्टा। कैसे लिंक है? तो मोनेरा के अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर को रखते हैं। ऐसे ही प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को रखते हैं, तो फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया में भी यूकैरियोट्स को रखते हैं। इसीलिए ये जो प्रोटिस्टा है ये लिंक है इसके और इसके बीच का। फिर हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि जो एग्जाम्पल किसी ऑथर या किसी टीचर या किसी साइंटिस्ट के लिए इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हो सकता है, वो किसी दूसरे ऑथर या दूसरे साइंटिस्ट या दूसरे टीचर्स के लिए वो बाकी के इनमें से किसी किंगडम में हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक बात हम बात करते हैं, एक चीज लिखते हैं, ध्यान से समझना सब लोग, कि दो एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक है क्लोरेला एंड दूसरा है बच्चों क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। वैसे तो इन दोनों को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, वैसे तो ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास क्या है? ग्रीन एल्गी हैं। बट अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर या अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? बट अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर, ठीक है, R.H. विटेकर के अकॉर्डिंग इन दोनों को कहां रखते हैं हम सब? इन दोनों को R.H. विटेकर के अकॉर्डिंग जो है प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं। अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर इंक्लूडेड इन, दीज आर या दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। कहां इंक्लूड किया गया है बच्चों? इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। तो याद रखना है, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को R.H. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किंगडम के अंदर रखा है? प्रोटिस्टा के अंदर। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऑथर या कोई साइंटिस्ट इसे एल्गी कंसीडर कर ले, तो गलती नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक होता है ये बाकी सभी किंगडम्स के बीच का। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इस प्रोटिस्टा किंगडम के किसी दूसरे किंगडम में भी मिल सकता है, दूसरे दूसरे ऑथर या साइंटिस्ट के लिए। इतना बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, एक एक करके इन पांचों ग्रुप्स को पढ़ना समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला ग्रुप हम लोगों ने अभी देखा था क्राइसोफाइट्स। सबसे पहला ग्रुप क्या था बच्चों? क्राइसोफाइट्स। चलिए क्राइसोफाइट्स के बारे में जानते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहला ग्रुप है प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोगों का क्राइसोफाइट्स। ये प्रोटिस्टा किंगडम का सबसे पहला ग्रुप क्राइसोफाइट्स। आते हैं इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में बच्चों हम लोगों को ये याद रखना है कि इस क्राइसोफाइट्स वाले ग्रुप में किसको इंक्लूड किया गया है? दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को इस ग्रुप में रखा गया है, एक डायएटम्स और दूसरे होते हैं डेस्मिड्स, जिसे हम सब गोल्डन एल्गी कहते हैं। इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो इस ग्रुप में किसको किसको रखते हैं? डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डायएटम्स को एंड डेस्मिड्स कहो, उसी को गोल्डन एल्गी कहते हैं। डायएटम्स एंड डेस्मिड्स, या डेस्मिड्स को ही बोल सकते हैं गोल्डन एल्गी। तो क्राइसोफाइट्स वाले ग्रुप में डायएटम्स और डेस्मिड्स को इंक्लूड किया गया, आर इंक्लूडेड, ठीक है बच्चों। इस क्राइसोफाइट्स वाले ग्रुप में किसको किसको इंक्लूड किया गया है? डायएटम्स एंड डेस्मिड्स या जिसे हम सब गोल्डन एल्गी कहते हैं, उसको इंक्लूड किया गया। अब यहां से समझना है स्टूडेंट्स कि डायएटम्स के बारे में तो डिटेल्स हमारे सिलेबस में 11th के सिलेबस में है, डेस्मिड्स का कोई भी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए यहां से हम लोग आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ डायएटम्स के बारे में। यहां से अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? डायएटम्स। डायएटम्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि डायएटम्स क्या होते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डायएटम्स का अगर हम बात हैबिटेट की कर लें, किसकी बात कर लें? डायएटम्स के अगर हैबिटेट को सबसे पहले डिस्कशन करें, यानी ये डायएटम्स जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो डायएटम्स के हैबिटेट में बच्चों हम कह सकते हैं कि ये डायएटम्स फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, दोनों तरह के वाटर में होते हैं। तो हैबिटेट में कह सकते हो फ्रेश वाटर प्लस मेरीन वाटर, दोनों में होते हैं ये डायएटम्स। फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मेरीन वाटर में भी होते हैं, ठीक है। तो ये डायएटम्स स्टूडेंट कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, दोनों में होते हैं, ठीक है। ये हैबिटेट हो गया। अब डायएटम्स के
स्ट्रक्चर को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। डाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखते हैं। देखो बच्चों, डाई एटम्स जो होते हैं ना, इनके नाम को तोड़ो, कुछ आइडिया मिलेगा। देखो डाई का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स? डाई का मतलब सर दो, दो होता है, ठीक है। एटम्स का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पार्ट। एटम्स का मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? पार्ट्स। तो डायटम्स के नाम से पता चल रहा है टू पार्ट्स। अब टू पार्ट्स क्या है सो देखते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है कि इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है डायटम्स में, लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है वो इस तरह से दो पार्ट्स में ओवरलैप करता है। इनका सेल वॉल ऐसे ओवरलैपिंग होता है स्टूडेंट्स। इनका सेल वॉल इसी तरह से टू पार्ट्स में ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, इनका सेल वॉल दो पार्ट्स में ओवरलैपिंग होता है, यानी सेल वॉल तो इनका सेल्यूलोज से ही बना हुआ होगा डायटम्स का, इसलिए तो नाम है डायटम्स। या डाई मतलब दो, एटम्स मतलब पार्ट। इनका सेल वॉल टू पार्ट में ऐसे ओवरलैप करता है, देखो यहाँ और यहाँ ओवरलैप कर रहा, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर सोप केस लाइक होता है। सोप केस मतलब साबुनदानी होता है ना, साबुन वगैरह रखने वाला, सोप बॉक्स या सोप केस जिसे कहते हैं, उसके जैसा दिखता है। तो सेल वॉल जो है इनका कैसा होता है स्टूडेंट्स, इधर हम लिख देते हैं कि इनका सेल वॉल ओवरलैपिंग होता है। सेल वॉल कैसा होता है बच्चों? सेल वॉल होता है इनका ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेल वॉल। और इनका सेल वॉल जो है वो स्टूडेंट्स बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। सेल वॉल किस चीज से बना होता है? सिंपली सेल्यूलोज से, लेकिन सेल्यूलोज प्लस सिलिका का डिपोजिशन भी होता है इनके सेल वॉल पर। मान लो ये सब सिलिका है, इस तरह से इनके सेल वॉल के ऊपर जो है स्टूडेंट्स ये सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका डिपोजिशन। तो डायटम्स जो होते हैं इनका सेल वॉल ओवरलैपिंग होता है, और इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज प्लस सिलिका डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सिलिका, सिलिका दोनों के मिलने से बनता है। सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन सेल वॉल पर सिलिका का क्या होता है बच्चों? डिपोजिशन होता है। सिलिका का डिपोजिशन होता है। अब ये सिलिका होते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल, समझना है। ये सिलिका कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये सिलिका जो है ये होते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल। सिलिका कैसा होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब है इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक, इसका ये मतलब है कि जब ये डायटम्स मर जाते हैं तो मरने के बाद ये डायटम्स वाटर बॉडीज के बॉटम में चले जाते हैं, एकदम नीचे चला गया बॉटम में। बॉटम में जाते हैं, उसके बाद ये सिलिका की वजह से तो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, कोई भी एंजाइम वगैरह इसको डिग्रेड या डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो मरने के बाद ये सिलिका, ये डायटम्स जो होते हैं वो वाटर बॉडीज के बॉटम में चले जाते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, होते रहते हैं, और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो है ये डायटमेशियस अर्थ बना देते हैं, एक मिट्टी बना देता है जिसे हम सब डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या याद रखना है बच्चों? इनका सेल वॉल ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग की वजह से इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? तो वो एक पॉइंट याद कर लो, सोप केस लाइक। इनका स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है बच्चों? सोप केस लाइक। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर डायटम्स में क्या क्या पढ़े, या चलो शुरू से हम रिवाइज कराते हैं। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या पढ़े कि क्राइसोफाइट्स वाले ग्रुप में डायटम्स और डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। डायटम्स के डिटेल्स को हम समझते हैं। डाई मतलब टू, एटम्स मतलब पार्ट्स। तो सबसे पहले हैबिटेट इनका क्या है कि ये डायटम्स फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर दोनों तरह में के पानी में होते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है इनका कि इनका जो सेल वॉल होता है बच्चों वो टू पार्ट्स में ऐसे करके ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग सेल वॉल, ओवरलैपिंग सेल वॉल होता है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर सोप केस लाइक या सोप बॉक्स के लाइक दिखता है। इनका जो सेल वॉल होता है स्टूडेंट्स वो बना हुआ सेल्यूलोज का होता है, लेकिन उस पर सिलिका का डिपोजिशन होता है, सिलिका का डिपोजिशन। ये सिलिका के प्रेजेंस की वजह से ये डायटम्स इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका डायटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, एंड आफ्टर डाइंग क्या होता है? मर जाने के बाद दे वाटर बॉडीज के बॉटम में इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, दे एक्यूमुलेट इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, एंड आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स दे फॉर्म डायटमेशियस अर्थ। और लाखों साल गुजर जाने के बाद ये क्या बना देते हैं? डायटमेशियस अर्थ। तो ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं सिलिका के प्रेजेंस की वजह से, और इनडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से ये क्या होते हैं कि मर जाने के बाद ये वाटर बॉडीज के बॉटम में कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज,
कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के बॉटम में मर जाने के बाद कलेक्ट होते हैं, और वाटर बॉडीज के बॉटम में कलेक्ट होकर आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स या आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स क्या होता है, ये क्या फॉर्म कर देते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ बना देते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना बात क्लियर है स्ट्रक्चर में कि डायएटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो डायएटम्स जो है उनका सेल वॉल 2 पार्ट्स में ओवरलैपिंग होता है, इसलिए उनको देखने पर सोप केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, साबुनदानी के जैसा दिखता है। सेल वॉल इनका सेल्यूलोज से ही बना होता है, लेकिन उनके सेल वॉल पर सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका के डिपोजिशन की वजह से ये कैसे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर होते हैं। और ये डायटम्स जब मर जाते हैं तो मरने के बाद ये वाटर बॉडीज के बॉटम में नीचे में जाकर के कलेक्ट होता रहता है और बहुत साल गुजरने के बाद ये एक मिट्टी बनाता है जिसे हम सब डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स बात कर लें इसके फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला एब्सेंट है। इसके स्ट्रक्चर में एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट। फ्लैजिला है ही नहीं, देख सकते हो डायग्राम में फ्लैजिला नहीं है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, तो फ्लैजिला न होने की वजह से ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल। फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल है, और अगर ये नॉन मोटाइल है तो फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पर ये पैसिवली फ्लोट करेगा, मतलब वाटर करेंट की हेल्प से फ्लोट करेगा। तो फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल है, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्लोट पैसिवली। ये याद रखना, कैसे फ्लोट करते हैं स्टूडेंट्स, पैसिवली बाय वाटर करेंट, बाय वाटर करेंट, वाटर करेंट के द्वारा पैसिवली फ्लोट करते हैं। और ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ना जो पैसिवली फ्लोट करे, वाटर करेंट के द्वारा फ्लोट करे, उसको हम सब नाम दे देते हैं बच्चों प्लैंकटन। उसको क्या बोल देते हैं, प्लैंकटन। तो इसलिए हम लोग डाई एटम्स को क्या कह सकते हैं, प्लैंकटन कह सकते हैं। इतना क्लियर है। डायटम्स को क्या बोल सकते हैं हम सब, प्लैंकटन। क्यों, क्योंकि डायटम्स के पास देखोगे कोई फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला एब्सेंट है, जिसकी वजह से नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल है इसका मतलब पानी के सरफेस पर वाटर करंट की हेल्प से पैसिवली फ्लोट करता है। पैसिवली फ्लोट करता है, इसलिए उसको हम बच्चों क्या नाम दे देते हैं, प्लैंकटन। और ये माइक्रोस्कोपिक है ना, यूनिसेलुलर है, आंख से तो दिखेगा नहीं। तो स्ट्रक्चर में इतना बात क्लियर है। सेल वॉल किस चीज का बना है, सेल्यूलोज का, लेकिन सेल वॉल पर सिलिका का डिपोजिशन है। सिलिका के डिपोजिशन की वजह से ये कैसे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर होते हैं। मर जब जाता है ये डायटम तो वाटर बॉडीज के बॉटम में कलेक्ट होता चला जाता है और बहुत साल गुजरने के बाद एक मिट्टी बनाता है जिसे हम सब डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है बच्चों, सोप केस लाइक। क्यों, क्योंकि सेल वॉल ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेल वॉल होता है, इसलिए सोप केस लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला वगैरह नहीं है, इसलिए इसे प्लैंकटन कह देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम बात इसके न्यूट्रिशन की कर ले, इसी स्लाइड में चलो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अगर हम बात डाई एटम्स के न्यूट्रिशन की करें स्टूडेंट्स, कि इन डाई एटम्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो पीछे आपको याद होगा यहाँ पर हमने डायट ये इसका प्रोटिस्टा किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था 5 ग्रुप में, 3 4 5 ग्रुप में हमने प्रोटिस्टा किंगडम को बांटा। पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, और इसी के अंदर तो डायटम्स आते हैं। तो क्राइसोफाइट्स आप लोग देख सकते हो कैसा, प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन डायटम्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, और उसमें भी कौन सा क्लोरोफिल, तो पिगमेंट में बच्चों हम कह सकते हैं इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। तो इनके पास कौन से टाइप का पिगमेंट होता है, तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं हम लोग, पिगमेंट होता है इनके पास क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। एक बात अच्छे से याद रख लो सभी स्टूडेंट्स कि 5 ऐसे ग्रुप हैं जहां पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। वो कौन से 5 ग्रुप हैं, तो पिछले मोनेरा किंगडम में हम लोगों ने एक साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, याद होगा, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, एस्पिरुलिना, ये सब साइनोबैक्टीरिया थे। तो पिछले मोनेरा किंगडम में हमने समझाया था कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, उनके पास भी क्लोरोफिल ए होता है। तो एक तो साइनोबैक्टीरिया है जिनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगा। उसके बाद 3 ग्रुप ये हो जाएंगे, एक क्राइसोफाइट्स, एक डाइनोफ्लैजिलेट्स और एक यूग्लिनोइड्स। 3 ग्रुप ये हो जाएंगे यहाँ पर जो है, ये तीनों क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। तो साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद 3 ग्रुप ये क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, 4 हो गया। और एक पूरा का पूरा हमारा प्लांट किंगडम। तो ये 5 ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर क्लोरोफिल ए होता है। तो पिगमेंट हम कह सकते हैं कि इन डायटम्स में कौन सा है, क्लोरोफिल ए। और अगर पिगमेंट क्लोरोफिल ए है बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, सनलाइट के एनर्जी को यूज करके
दिन के समय में सनलाइट की एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेगा और बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज कर देगा बच्चों, तो ऑक्सीजन। और अगर बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज करता है तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को क्या नाम देते हैं हम सब, ऑक्सीजेनिक। कौन सा फोटोसिंथेसिस कहेंगे बच्चों, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इनमें जो है डाई एटम्स में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मीन सनलाइट की एनर्जी को यूज करके ये डाई एटम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। चलिए अब लास्ट में बच्चों एक लास्ट टॉपिक इन डाई एटम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसका रिप्रोडक्शन, कि डाई एटम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल है, ये डाई एटम्स बाइनरी फ्यूजन शो करता है। कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो सिंपली कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। होता क्या है कि डायटम्स के जो ये दोनों सेल वॉल होते हैं ये जो दो सेल वॉल है दोनों अलग हो जाते हैं, फिर दोनों में एक एक सेल वॉल बनता है और डायटम सिंपली डिवाइड करके दो नया डायटम बनाता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा बच्चों, तो कह सकते हो डायरेक्टली बाय बाइनरी फ्यूजन। रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब पता है, बाय मतलब दो, फ्यूजन मतलब टूटना, यानी एक डायटम स्प्लिट होकर दो नया डायटम बनाएगा, फिर वो दोनों स्प्लिट करके चार डायटम बनाएगा। इस तरह से होता है रिप्रोडक्शन। तो ये डायटम्स का सारा डिटेल हो गया। इसे हम प्लैंकटन कहते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल है, वाटर करंट की हेल्प से पैसिवली फ्लोट करता है, इसलिए। इसमें क्या होता है कि ये सिलिका के डिपोजिशन की वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है, वाटर बॉडीज के बॉटम में जब मर जाएगा तो जाके कलेक्ट हो जाएगा और बहुत साल गुजरने के बाद एक अर्थ, एक मिट्टी बनाता है, डायटोमेशियस अर्थ। सेल वॉल जो होता है टू पार्ट्स में ओवरलैपिंग होता है, टू पार्ट्स इसलिए डायटम्स कहें, और इस वजह से इनका स्ट्रक्चर सोप केस के जैसा दिखता है। इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होगा, लेकिन उसमें सिलिका का डिपोजिशन भी होगा। चलिए अगले ग्रुप का हम डिस्कशन करते हैं, क्राइसोफाइट्स हो गया। तो अब दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा किंगडम में अभी हमने क्या पढ़ा था, डाइनोफ्लैजिलेट्स। दूसरा ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स हमारा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। पहला ग्रुप था क्राइसोफाइट्स, दूसरा ग्रुप है स्टूडेंट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो क्राइसोफाइट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि क्राइसोफाइट्स के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर रहे थे, एक तो डायटम्स, दूसरे डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी। अब डेस्मिड्स का डिटेल तो हम लोगों को नहीं देखना था, डायटम्स का डिटेल हम लोगों ने पढ़ा। डाई मतलब होता था दो, एटम्स मतलब पार्ट, यानी उनका सेल वॉल दो पार्ट में ओवरलैपिंग था, सोप केस जैसा स्ट्रक्चर था। डाइनोफ्लैजिलेट्स वर्ड को भी अगर तोड़ते हुए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी डाई वर्ड आ जा रहा है, जैसे डाई एटम्स में आता था। डाई मतलब अगेन कितना होगा, दो। फ्लैजिलेट्स का मतलब सब लोगों को पता ही हो गया होगा, फ्लैजिला। फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, फ्लैजिला। तो एक बात तो हमको यहाँ से नाम से पता चल गया कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला होगा। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स का हैबिटेट। हैबिटेट यानी ये डाइनोफ्लैजिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट में हम कहेंगे मेराइन वाटर। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, मेराइन वाटर में। जबकि याद करो डाई एटम्स कहाँ होता था, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर सब में। लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट्स मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मेराइन वाटर में। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला चीज़ है, स्ट्रक्चर। डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखो। जैसे अभी हमने डायटम्स का स्ट्रक्चर देखा था, तो डायटम्स के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उसमें कोई सेल वॉल नहीं था, नॉन मोटाइल था, सेल वॉल सॉरी सेल वॉल तो था, मतलब डायटम्स के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा उसमें कोई फ्लैजिला नहीं था, नॉन मोटाइल था, सेल वॉल था और वो सेल्यूलोज से बना हुआ था। फिर सेल वॉल टू पार्ट्स में ओवरलैपिंग था, सेल वॉल पर सिलिका का डिपोजिशन था, यही सब बात तो हमने पढ़ा। डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ध्यान रखोगे सब। चलो समझते हैं, इस तरह से हमने बनाया। इनके पास भी सेल वॉल तो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, सेल वॉल होता है। सेल वॉल उनमें भी था, डाइटम्स में भी, डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी, लेकिन इनके सरफेस पर सेल वॉल का इस तरह से स्टिफ प्लेट होता है। वहाँ डायटम्स में क्या था कि जो सेल वॉल था वो सेल्यूलोज से बना था और साथ ही साथ सिलिका का डिपोजिशन था। यहाँ इनमें क्या होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स के केस में कि सेल वॉल होगा यहाँ भी और सेल्यूलोज का ही होगा, लेकिन इनके सरफेस पर इस तरह से सेल्यूलोज के कुछ स्टिफ प्लेट्स होंगे, हार्ड प्लेट्स होंगे। समझते हैं अभी हम सब।
ठीक है। ये मान लो सेल्यूलोज के ये सब जो है स्टिफ प्लेट्स हैं। ये सब क्या है बच्चों? सेल्यूलोज के स्टिफ प्लेट्स हैं। सेल्यूलोज के हार्ड प्लेट्स हैं इस तरह से। इस तरह से इनके सरफेस पर सेल्यूलोज का जो है स्टूडेंट्स वो स्टिफ प्लेट होता है। तो सेल्यूलोज के स्टिफ प्लेट्स होते हैं। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल जैसे डाई एटम्स में प्रेजेंट था वैसे सेल वॉल प्रेजेंट होगा यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होगा इनके सरफेस पर। सेल्यूलोज का स्टिफ प्लेट होगा, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। ठीक है। वहां पर क्या था? सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल और सिलिका का डिपोजिशन, यानी सेल वॉल में सेल्यूलोज प्लस सिलिका था। यहाँ सेल वॉल ओनली सेल्यूलोज से बना है लेकिन इनके सरफेस पर सेल्यूलोज के स्टिफ प्लेट्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर बात करें तो ये जो पूरा लंबा ग्रूव है, ये पूरा जहां पर सेल वॉल एब्सेंट है, ये पूरा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये कौन सा ग्रूव हो जाता है? ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ठीक है। ऐसे ही ये जो ग्रूव है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जहाँ सेल वॉल एब्सेंट है, इसको बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव। ये कौन सा ग्रूव हो गया? ट्रांसवर्स ग्रूव। ठीक है। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव हो गया, एक ट्रांसवर्स ग्रूव हो गया। अब इनके पास दो फ्लैजिला होता है, जैसा नाम मेंशन कर रहा है, टू फ्लैजिला। अब ये दो फ्लैजिला कहाँ होते हैं इनको समझते हैं, ध्यान देंगे। एक फ्लैजिला इस तरह से ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में होता है, इस वाले लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ, लेकिन एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में। दूसरा फ्लैजिला स्टूडेंट्स इसमें होगा ऐसे करके ट्रांसवर्स ग्रूव में। दूसरा फ्लैजिला कहाँ होगा बच्चों? ये ट्रांसवर्स ग्रूव में, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड। तो दो फ्लैजिला होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के पास, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में और दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्स ग्रूव में। तो सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होगा और से स्टिफ सेल्यूलोज के प्लेट्स होंगे इनके सरफेस पर। टू फ्लैजिला होगा। कितने फ्लैजिला होंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के पास? टू फ्लैजिला। कैसा फ्लैजिला होगा? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बच्चों कि दो फ्लैजिला जो हैं, एक होगा लॉन्गिट्यूडिनल, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में यानी लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होगा, प्लस एक जो है वो ट्रांसवर्स ग्रूव में ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा। दो फ्लैजिला होंगे इनमें। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद और अगर देखें तो इसमें तो फ्लैजिला है, तो इसका मतलब ये मोटाइल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो सिर्फ मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में नहीं होते। सेल वॉल जैसा डायटम्स में था वैसे यहाँ पर भी है। डायटम्स का भी सेल वॉल सेल्यूलोज से बना था लेकिन वहाँ सिलिका का डिपोजिशन था, उसी सिलिका की वजह से वो इंडिस्ट्रक्टिबल थे। डायनोफ्लैजिलेट्स में सिलिका तो नहीं है लेकिन स्टिफ प्लेट्स ऑफ सेल्यूलोज होते हैं इनके सरफेस पर। दो फ्लैजिला है, वहाँ कोई फ्लैजिला नहीं था इसलिए उसे हम प्लैंकटन नाम दिए थे। इसमें दो फ्लैजिला है इसलिए प्लैंकटन व्लैंकटन कुछ नहीं कहेंगे। ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात कर लें स्टूडेंट्स, इनके न्यूट्रिशन की, कि ये डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, तो सिंपली हम लोग फिर से इसमें भी वही सेम न्यूट्रिशन कहेंगे जैसे डायटम्स में। कौन सा न्यूट्रिशन बच्चों? तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि अभी हमने समझाया कि इनमें भी कौन सा पिगमेंट होगा, तो जैसे डायटम्स में था ना वैसे ही इनमें भी कौन सा पिगमेंट होगा बच्चों? क्लोरोफिल ए। कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल ए। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर पिगमेंट में हम याद रख सकते हैं कि ये जो बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इन डायनोफ्लैजिलेट्स का अलग अलग कलर होता है। रेड कलर के भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, येलो कलर के भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ग्रीन कलर के तो होते ही हैं, ब्लू कलर के भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, कई सारे, ब्राउन भी कह सकते हैं, इतने सारे कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ब्लू ब्लू ब्राउन ग्रीन येलो रेड। अब पिगमेंट तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन अगर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है स्टूडेंट, रेड कलर का अगर डायनोफ्लैजिलेट्स है, उसमें पिगमेंट होगा फाइको इरिथ्रीन। कौन सा पिगमेंट होगा? फाइको इरिथ्रीन होगा। रेड डायनोफ्लैजिलेट में ये पिगमेंट होगा। अगर मान लो ग्रीन डायनोफ्लैजिलेट है तो सिंपल है, उनके पास कौन सा पिगमेंट होगा स्टूडेंट्स? उनके पास होगा क्लोरोफिल। ऐसे ही हम अगर ब्राउन ले लें, ब्राउन कलर का अगर डायनोफ्लैजिलेट है तो उनमें हो जाएगा जैंथोफिल। जैंथोफिल नाम का पिगमेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स?
ऐसे ही येलो कलर का अगर डायनोफ्लैजिलेट है तो कैरोटीनोइड पिगमेंट हो जाएगा, कैरोटीनोइड, ठीक है, कैरोटीनोइड नाम का पिगमेंट होगा। कौन सा कलर बच गया? ब्लू। अगर ब्लू कलर का डायनोफ्लैजिलेट होगा तो साइनिन पिगमेंट होगा। कौन सा पिगमेंट? साइनिन। ये इस तरह से कुछ कलर होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन अलग अलग कलर के होते हैं। तो मेनली इनमें तो क्लोरोफिल ए सब में होगा ही, क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करेंगे। रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट्स है तो पिगमेंट होगा फाइकोइरिथ्रीन, ग्रीन वाले में तो क्लोरोफिल होगा। ब्राउन कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स में ज़ैंथोफिल होंगे, येलो कलर कैरोटीनोइड, ब्लू कलर के हैं तो साइनिन। इसमें न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? तो एक लाइन में हम लोग सिंपली जैसे उसमें डाई एटम्स में कहे थे वैसे यहाँ कहेंगे न्यूट्रिशन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब लाइट एनर्जी को यूज करके ये भी अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा और बाय प्रोडक्ट में क्या रिलीज कर देगा बच्चों? तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। अंत में फाइनली चलिए हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं लास्ट में, कि ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो जैसे हमने पिछले ग्रुप में डाई एटम्स में पढ़ लिया बाइनरी फिजन, यहां पर भी सिंपली कह सकते हो बाइनरी फिजन। डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बाइनरी फिजन ही शो करता है। मतलब एक डाइनोफ्लैजिलेट स्प्लिट करके दो नया डाइनोफ्लैजिलेट बनाता है, फिर वो दोनों स्प्लिट करके चार बनाएगा, बाइनरी फिजन। तो न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन तो सेम है डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स का। दोनों में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दोनों में क्लोरोफिल ए पिगमेंट, दोनों में बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन। हैबिटेट उसमें मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों है, तो यहाँ मेरीन वाटर। मेन जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर, याद रखना है। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर है और बच्चों ये डायटम्स का स्ट्रक्चर है। डाई एटम्स, डाई मतलब वहां भी दो, डाइनोफ्लैजिलेट्स डाई मतलब यहाँ भी दो, लेकिन यहाँ दो फ्लैजिला है और वहां नो फ्लैजिला, जीरो फ्लैजिला, इसलिए तो प्लैंकटन था, वो नॉन मोटाइल था, वाटर करंट की हेल्प से पैसिवली फ्लोट करता था। वहां दो क्या था? तो कि उसका सेल वॉल दो पार्ट्स में ऐसे ओवरलैपिंग था, ओवरलैप करता था, जिसकी वजह से सोप केस लाइक स्ट्रक्चर बनता था। यहाँ दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव और दूसरे ट्रांसवर्स ग्रूव में। सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ भी, सेल वॉल यहाँ भी सेल्यूलोज से ही बना हुआ है, लेकिन सेल्यूलोज के स्टिफ प्लेट्स हैं, हार्ड प्लेट्स देख सकते हो सरफेस पर है। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है जिसमें कि सेल वॉल एब्सेंट है, जहां पर ये सेल्यूलोज नहीं है वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, और यहाँ फिर से सेल्यूलोज नहीं है तो ये ट्रांसवर्स ग्रूव। ये हो गया डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो प्रोटिस्टा किंगडम को टोटली 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें से 2 ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया, एक क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स। बाकी का जो तीसरा ग्रुप है यूग्लिनोइड्स, फिर आता है स्लाइम मोल्ड, फिर आता है प्रोटोजोआ। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय।